बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही जो है हम आज बात करेंगे कि आज जो है असम्बलियाँ जो हैं वो रिजॉल्व की जाएंगी, साथ ही जो है निगरान सेटअप भी चेंज होगा और इसके साथ साथ जो है जश्न आज़ादी की भी तैयारियां चल रही हैं बड़े ज़ोरों शोर से। आपको पता है कि जब भी जश्न आज़ादी का दिन मनाया जाता है तो यहाँ पर मुकम्मल एक तैयारी की जाती है, गली मोहल्ले सजाए जाते हैं, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जिस तरह हम इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इस डे को हम एक स्पेशल डे की तरह जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अपने मुल्क की मोहब्बत जो है वो हम लोग इजहार तो कर रहे होते हैं, वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, वो आपकी अपने मुल्क से मोहब्बत जो है वो हर वक्त होनी चाहिए, वो जज्बा हर वक्त होना चाहिए जो जज्बा हम दिखा रहे होते हैं सिर्फ एक दिन के लिए। तो इस टाइम जिस तरह हमारा मुल्क जो है एक बहरान से गुजर रहा है, बात करेंगे कि यहाँ पे सियासी सूरत हाल जो चल रही है, मुल्क की सूरत हाल जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, इसके लिए जो है वो खुशहाली भी आए, तरक्की भी आए और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो अवाम इस मुश्किलात का सामना कर रही है वो भी उनको भी कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सके और वो इसी जज्बे और हिम्मत के साथ जो है अपने मुल्क के लिए अपना जो है वो काम करते रहें। और इसके साथ ही इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ, फिर इन बहुत सारी चीज़ों को आज आपसे डिस्कस भी करेंगे। तो आज हमारे साथ जी अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारी रोही की रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अलिशबा? आज अलिशबा फुल तैयार हो गया है हमारी मॉर्निंग शो में, ऐसे ही है, काफी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और इसके साथ ही जी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो जो है ख्वाजा मजहर सदीकी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अदब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, राइटर भी हैं। तो क्या हालचाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, मजे में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हम ये हमेशा ये इनसे सुन और मेरा ख्याल में हम सबको भी यही आदत बनानी चाहिए कि हम ठीक हैं, मजे में हैं, खुश हैं। देखिए, शुक्रगुजारी जो है वो बहुत पसंदीदा अमल है अल्लाह के नज़दीक भी, और मुरझाए हुए, उदास, तन्हा और रंजो अलम में डूबे शख्स को तो कोई पास भी नहीं बिठाएगा। इसके अंदर जोश होगा, जज्बा होगा, वलवला होगा, शुक्रगुजारी होगी तो बहुत सौ का दोस्त होगा, बहुत सौ का पसंदीदा शख्स होगा। हम कहा करते हैं कि अपने सेशंस में कि 100 चीज़ों की फहरिस्त बनाएं जो रोज़ाना उठकर आप उनका शुक्र अदा करें। ये मेरे बिस्तर का शुक्रिया, ये मेरे नल का शुक्रिया, ये मेरे घर में जो मेड है उसका शुक्रिया, और ये चूल्हा है उसका गुजारी जो है वो हमेशा इंसान को जारी सारी रखनी चाहिए। जितना आप शुक्र अदा करेंगे ग्रेटिट्यूड से आप, बल्कि ये तो अल्लाह के यहाँ तो एक असूल है कि जो जितना ज्यादा शुक्र अदा करता है मैं उसको ज्यादा नेमतें अदा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ ही अलिशबा से आज हम बात करेंगे, इनकी बीट से रिलेटेड एजुकेशन के हवाले से बात होगी, साथ साथ जो है हम बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से भी। और मज़हर साहब से हम आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है वो हम बात करेंगे कि लाइफ में जो है आपको डिसीजंस लेना ना समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर ऐसे किसी इंसान के लिए डिसीजन लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार ये फ़लाँ बंदा जो है वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर। ज़िंदगी के आपके बहुत सारे मामलात होते हैं जिनमें आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अच्छा, फिर विल पावर की भी ज़रूरत होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आज इनसे जानेंगे कि किस तरह लाइफ के जो डिसीजंस हैं उनको आप बड़े कॉन्फिडेंट हो के और बड़े सही टाइम पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे जानेंगे। अच्छा जी, और इसके साथ ही सबसे पहले तो जो है अलिशबा से जान लेते हैं। अलिशबा, जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां चल रही हैं, कुछ दिन ही रह गए हैं और कुछ दिन के बाद जो है 14 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेशन होगी, उस हवाले से बताइएगा। हाँ, अगर बाज़ारों में बात की जाए तो स्टॉल्स वगैरह तो लग गए हैं, पर बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं 14 अगस्त के लिए, तो उनकी तैयारियां जारी हैं और मुख्तलिफ कपड़े भी आ गए हैं उसी मुनासबत से। तो सारे बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे वालिदैन बच्चों को साथ लेके आते हैं। हम स्टॉल्स पे कवरेज करने जाते हैं तो बहस हो रही होती है क्योंकि कपड़े थोड़े इस बार महंगे भी मिल रहे हैं पिछली बार की निस्बत। जो पहले इस बार तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, पर बच्चे जो हैं आपको पता है उन्होंने तो लेना ही लेना है सूट।
तो वहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि काफी दुकानदार और वो वालिदैन जो हैं आपस में थोड़ी बहस कर रहे होते हैं, पर बच्चों को जो पसंद आ जाए वो लेके जाते हैं वहाँ से। अगर कोई बैच भी पसंद आ गया है तो मैंने देखा एक खातून थी, वो अपने बेटे को कह रही थी ये ले लो। एक्चुअली हमें घरों में भी तो नहीं सिखाया जाता, तो बच्चे स्टबर्न हो जाते हैं, नहीं मुझे यही वाला बैच चाहिए, तो उसने वही वाला बैच लिया। तो खैर लोग जो हैं तरह तरह से जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ है और मुख्तलिफ इवेंट्स भी। आज जो है आर्ट्स कौंसिल में आखिरी दिन है नुमाइश का, तस्वीरी नुमाइश का जो उन्होंने लगाई थी, वो बहुत अच्छी नुमाइश है। और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से भी जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, क्योंकि स्कूल बंद है, वो 21 अगस्त को खुलेंगे, तो स्कूल्स में इवेंट नहीं हो रहे। बहरहाल समाजी तंजीमें जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों में इवेंट्स करवा रही हैं और आगे 12-13 को ज़्यादा इवेंट्स होंगे। तो ये इसी सिलसिले में सारी तैयारियां जारी हैं। और अगर मैं खुसूसन अपनी बात करूं तो मैंने भी अपना ड्रेस दे दिया है, मुझे पता था अभी रिश्वा अपने ड्रेस की बात जो है वो लाजमी करेगी। हाँ, मैंने तो आप अकेला अपना सिर्फ ड्रेस लेकर आई हैं? मैं तो तवक्को कर रही थी कि भाई हमारे भी होंगे साथ में। नहीं, तो इस बार क्या करते हैं ना, हम सेम ड्रेस बनवा लेते हैं सारे। बिल्कुल जी, इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, क्योंकि खुसूसी यही होता है कि आपका ग्रीन कलर जो है, वाइट बहुत सारे लोग जो है वो इसके साथ कम्बिनेशन करते हैं। अच्छा, क्योंकि जो पाकिस्तान का झंडा है, जो उसमें कलर है, वो जाहिर सी बात है बहुत खूबसूरत, वाइट और ग्रीन, और फिर कोशिश यही होती है कि जी इसी तरह के ड्रेसेस जो हैं वो पहने जाएं। वाइट वैसे ही बहुत ग्रेसफुल लगता है। हाँ, वो तो बिल्कुल उसकी तो फिर अपनी ग्रेस है ना, उसको तो हम कह ही नहीं सकते। अच्छा, फिर उसके साथ जो है ग्रीन जो है वो फिर अपनी एक नुमाया आपको बड़ा अच्छी वाइब और बड़ी अच्छी हो, उसकी हवाले से भी जो है आंखों की ठंडक, ऐसा एहसास दिलाता है। इवेंट पे उसी लिहाज से तैयार हो, बेशक क्योंकि हमें कवरेज वगैरह करनी होती है, तो हम उस लिहाज से तैयार हों और फिर जाएं, तो वो एक अलग ही जोशो जज्बा होता है कि आप ऐसे मोटिवेटेड होते हो, हाँ आपको काम करना है, आज ये डे है, आज यूँ करना है। तो इस हवाले से भी बंदा खुद भी बहुत एनर्जेटिक फील करता है। और जब तक अगर इंसान खुद खूबसूरत लग रहा हो ज़ाहिरी तौर पे भी और अंदर से भी, तो फिर उसकी जो चेहरे की रौनक होती है वो अलग ही होती है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ज़ाहिरी तौर पे भी खूबसूरती आपको अच्छी लगती है, लेकिन बाती जो है वो खूबसूरती उसका ही अपना एक अलग मजा होता है। और फिर दोनों खूबसूरती जो है वो इकट्ठी हो जाए ना, तो फिर वो अलग ही निखार आता है। अच्छा, फिर जिस तरह हम बात करें ना कि जश्न आज़ादी की खास तैयारियां हम जैसे बचपन में करते थे, एक खास होती थी कि आपने घर में लेकर झंडियाँ आनी हैं, फिर उसकी मुकम्मल एक तैयारी होती थी, आटे का लेप तैयार किया जाता था, उसको फिर जो है वो आप फोल्ड करके एक रस्सी के साथ जो है उसको बांधते थे, वो बड़े टाइम। अच्छा, वो आपकी एक्साइटमेंट, आपका एक टाइम, एनर्जी, सब चीज़ें उसमें ऐड होती थी और खुशी वो एक डिफरेंट। और फिर आपने सबसे ये याद आता है कि यार आपके घर में जो पाकिस्तान का परचम लहराए वो सबसे बड़ा परचम हो, बड़ा अच्छा परचम हो, सबसे ऊंचा हो, ये भी बड़ा हमारे कि फलां के घर से हमारा परचम जो है ना वो ज़्यादा ऊंचा दिखाई देना चाहिए, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो हम कहते हैं ये जो मुल्क में हमारे एकदम चीज़ें आई हैं, तो जब ये इवेंट होगा तो सारे के सारे इकट्ठे होंगे। तो ये भी अच्छी वो चीज़ लगती है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो तमाम लोग जो है वो अपने जज्बे का, इत्तेहाद का इजहार करते हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? वतन क्यों है, ये ईमान का जुज़्व है। हर शख्स को अपने वतन से, अपनी माँ से, बल्कि हम तो धरती माँ भी कहते हैं ना, तो ये ज़मीन से बड़ी मोहब्बत होती है इंसान को ना, उन्स होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई शख्स अपनी ज़मीन को छोड़ जाए अपनी खुशी से और दूर चला जाए, तो मगर ज़मीन उसे पुकारती रहती है, ज़मीन उसे बुलाती रहती है। फिर ऐसा होता है कि अगर वो खुद नहीं आता तो वो 4 कंधों पे उठा के उसको उसकी ज़मीन पे लाया जाता है, उसी वापस वतन में, उसी वापस गांव में, उसी आबाई कब्रिस्तान में उसको लाया जाता है। तो उसकी करीब की जो मिट्टी है वो उसको जगह देती है। तो मिट्टी से उस इंसान को आज से नहीं है, शुरू से आ रहा है। और वतन की मिट्टी आपको पता है मुकद्दस समझी जाती है। तो मुझे भी अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। हमने बहुत कहानियाँ लिखी हैं। मेरी एक किताब का नाम भी धरती माँ है। मेरी एक किताब है जो मैंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं। सही। और मैंने अक्सर बच्चों को जो असबाक दिए हैं या लेक्चर्स दिए हैं या कहानियाँ सुनाई हैं, उसमें वतन की कहानी ज़रूर शामिल होती है। क्यों? हम सब जो हैं वो फितरत के करीब हैं, और वतन की मोहब्बत जो है इंसान को और अल्लाह के भी करीब कर लेती है। और जहाँ तक आपने बचपन का जिक्र किया, मैं खुश हो रहा था जब आप बता रही थी। मेरा शौक यही होता था कि हमारा झंडा सबसे बड़ा भी हो और सबसे ऊंचा भी हो। और उसके लिए मैं बहुत ख्वार होना पड़ता था
वो जो बांस हम लेते थे और फिर इत्तेफाक देखिए कि 7, 8, 9 बरस की उम्र में वो बांस हमसे संभलता ही नहीं था। और वो जब हम लगा के रात को, फिर उसके ऊपर आपको भी याद होगा कि हम बल्ब भी लगाया करते थे कि इसके ऊपर एक लाइट भी हो ताकि दूर से नजर आए कि हमारे घर का बड़ा परचम हो, ऊंचा परचम हो और लाइट वाला परचम हो। और फिर ये होता था कि उसी रात अगर बारिश आ गई है, आंधी आ गई है, तो वो जो हमारा बांस होता जो हम नन्हे हाथों से बांधते थे रस्सी के साथ, तो वो गिर भी जाता था। तो फिर हम उसको सीधा करने के लिए बड़ा जोर लगाते थे, किसी बड़े की मदद लेते थे कि हम इस झंडे को लगाएं। तो ये इसी तरह रातों को जागते थे हम, जैसे आपने बताया वो धागा लाते थे हम जिसके ऊपर छोटी छोटी झंडियां हम अब तो खैर बहुत रंगों की झंडियां आ गई हैं, तो हम तो सिर्फ वो जो असल नेचुरल कलर है हमारा ग्रीन और व्हाइट है वो हम उसको करते थे। और फिर हम एक और काम भी करते थे, डिफरेंट होता था कि हम उस वक्त सुई धागे का काम बहुत होता था, तो हम किसी मामी से, चच्ची से, किसी पुप्पो खाला से मिन्नत करके वो अपने एक रुमाल, दस्ती रुमाल जिसको आप कहते हैं हैंड करचीफ जो है, उसके ऊपर भी वो झंडे का कलर का धागे का काम करवा देते। वही ना, हर किसी का अपना एक इजहार है। और सिर्फ ड्रेस ही नहीं, उस रंग का चश्मा ढूंढते थे बच्चों के तो फिर रंग ही नहीं डाले, उस रंग की घड़ी बांधते थे, नेकलेस इस तरह का। पट्टियां उस वक्त होती थी स्पोर्ट्स की, वो ग्रीन और व्हाइट होती थी, परचम बना होता था, यानी पूरी मैचिंग करते थे हम 14 अगस्त के लिए। और 14 अगस्त की तैयारी हम जुलाई में शुरू करते थे अपने बचपन में, जब भी आप, क्योंकि हमारी पॉकेट मनी से ये सारा काम होना था ना। बिल्कुल, अगस्त का महीना स्टार्ट होता है तो आपकी तैयारी, फिर चिरागा भी करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो हमें नसीहत करते थे, तो फिर उन्होंने हमें समझाया कि ये छोटी छोटी झंडियां हैं, ये जो आपने जिससे गली सजाई है, घर सजाया है, तो इनको 14 अगस्त के बाद फेंक नहीं देना जमीन पर, इनको इकट्ठा। फिर हम ना अपने मोहल्ले में हमने एक छोटी सी सोसाइटी बनाई हुई थी, तो हम 14 अगस्त की उन झंडियों को इकट्ठा करते थे ताकि वो जमीन पे ना आए। परचम की हुर्मत, परचम का तकद्दुस ये है कि आप देखें कि अगर जब 14 अगस्त गुजर जाता है तो आप जब गली मोहल्ले से गुजरते हैं तो वो छोटी छोटी झंडियां फर्शों पर पड़ी होती हैं, सड़कों पर पड़ी होती हैं, मोहल्लों में पड़ी होती हैं, कहीं कचरे के ढेर में पड़ी होती हैं। तो इसका भी हम बहुत ख्याल करते थे, हमारे बड़े हमें समझाते थे। और अच्छी बात है, इस चीज की जिम्मेदारी का एहसास भी मेरे ख्याल में। अच्छा, इसमें एक बात है कि जिसने वतन की कहानियां पड़ी हुई हैं कि ये वतन हमें हासिल कैसे हुआ, ये सिर्फ जश्न मनाना नहीं है, इस मौका पर अहद भी करना है कि हमें मुल्क के लिए कुछ करना है। और जैसे बड़ी कुर्बानियां, यानी दुनिया में ये एक तारीख का हिस्सा है कि 40 लाख लोगों ने कुर्बानी दी थी, वो हिजरत करके यहाँ आए थे। ये दूसरी रियासत है जो हिजरत के नतीजे में वजूद में आई थी। हमारे बड़ों ने खून की कुर्बानियां दी थी, खून की नदियां बही थी, और उस वक्त ख़वातीन की इस्मतें लूटी गई थी, हमें अपने घर माल असबाब से महरूम कर दिया गया था। हिजरत करके हमारे बड़े बुजुर्ग आए थे। अजीम कुर्बानियां हैं, अजीम कुर्बानियों के नतीजे में हम जश्न मनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मजीद भी इस जो है वो बात करें कि नाज़रीन अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। सुहीरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहीरा से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? अच्छा, इसके साथ ही सुहीरा को जो है हम थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे। हम जो बात कर रहे थे, एक तो एजुकेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। इस टाइम जिस तरह जश्न आज़ादी की बात हो रही है, उसी तरीके से जनाब स्कूल भी अब ओपन होने वाले हैं। बच्चों की अब जो है मौजें ख़त्म होने वाली हैं। बहुत उन्होंने आज़ादी के साथ जो है ना ये छुट्टियाँ गुजारी हैं, बड़े मज़े करके, शरारतें करके। अच्छा, क्योंकि गर्मियों की जो छुट्टियाँ होती हैं वो बड़ी फेवरेट होती हैं और इंतज़ार भी उन्हीं छुट्टियों का रहता है, क्योंकि ज़रा लंबी छुट्टियाँ होती हैं, नानी के घर जाना होता है। तो अभी जो हम उस हवाले से बात करेंगे कि स्कूल जो हैं वो दोबारा से ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने के बाद जो है तैयारियां भी अभी से स्टार्ट हो गई हैं ताकि स्कूल जो हैं वो दोबारा से वापस आए, स्टूडेंट्स की रूटीन जो है वो स्टार्ट हो। क्या कहेंगे लिशबा? हाँ, 21 अगस्त से जो है सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे ऑफिशियली तौर पे। और जिन्होंने अभी भी, मैं आसमा आपको बताऊं क्योंकि कुछ अभी लोग मुझे कल कहते स्कूल खुले हुए हैं, तो जो स्कूल खुले हुए हैं वो गैर कानूनी तरीके से खुले हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इवन के समर कैंप भी अलाउ नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। और कुछ स्कूलों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, काफ़ी नोटिस भी दिए गए हैं, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उन्हें फीस चाहिए होती है, तो वो खोलते हैं और उनके क्योंकि एग्जाम
एग्जाम स्टार्ट हो जाने हैं सितंबर में। अब जैसे स्कूल्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो खुलते ही 1 हफ्ते का नोटिस पीरियड के बाद एग्जाम लेंगे। छुट्टियों में जो स्कूलों में सबसे ज्यादा काम हो रहा था वो डेंगू मुहिम पे काम हो रहा था कि स्कूल खुलते ही कोई इशू ना आए, सब कुछ क्लियर रहे। और छुट्टियों में भी मुसलसल बाकायदा एक फोकल पर्सन बनाया गया था हर स्कूल का जो इस चीज को देख रहा था। इसी हवाले से सूबे भर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान है उनका एक इजलास भी तलब कर लिया गया है। आज ही शाम को उनकी मीटिंग होगी बाकायदा लाहौर में। तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान ना सिर्फ रिपोर्ट पेश करेंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की, जिले की कि आया ये हमने एक्टिविटीज दी हैं, क्योंकि एक ऐप बनाया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट पे जिस पे तमाम एक्टिविटीज अपलोड करनी होती हैं, तो वो चेक की जाएंगी कि ये इन्होंने की भी हैं या नहीं। और दूसरा ये कि तमाम सरकारी स्कूलों में वाइट वॉश के अहकाम दिए गए थे, खासतौर पर उन स्कूलों में जहाँ की दीवारें बहुत ही खराब हैं, तो उनमें वो वाइट वॉश भी जारी है। 21 अगस्त से पहले ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान होंगे वो अपने अपने स्कूल्स का विजिट करेंगे, जो देखेंगे आया कि ये काम हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये सारे काम होते हैं एनएसबी फंड्स के जरिए। जो तमाम जो स्कूल सरबराहान है उनको पिछले मंथ ही उनके फंड्स दे दिए गए थे, तो जो बेसिकली जिम्मेदारी थी वो स्कूल प्रिंसिपल की होती है और स्कूल प्रिंसिपल को छुट्टियां नहीं होती गवर्नमेंट स्कूल के, उनको डेली आना होता है अपने स्कूल में। जैसे दर्जा 4 के मुलाजिम को छुट्टियां नहीं होती, इसी तरह स्कूल प्रिंसिपल को भी छुट्टियां नहीं होती, तो इस हवाले से भी काम जारी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हम हमेशा डिस्कस भी करते हैं, बच्चों के एग्जाम्स भी होंगे। तो अब बच्चों ने आया जो होमवर्क किया है उसके तो उसे 5 नंबर मिल जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि ये पहला सेशन होगा। उन्होंने थोड़ी सी करिकुलम में चेंजिंग की थी और इसके साथ साथ जो एग्जाम है आपको पता हो कि उन्होंने कुछ पोर्शन ऐड किए हैं पिछले साल से, जो कॉन्सेप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जो बच्चे होते थे ज्यादातर क्रैमिंग करते थे। उन्होंने जब इसकी रिसर्च की थी और उन्होंने पूरा कहा था कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में आखिर डिफरेंस कहाँ रह जाता है, तो एक सिलेबस डिजाइन किया गया था, एक करिकुलम डिजाइन किया गया था। उसके मुताबिक करिकुलम तो बहुत अच्छा है नो डाउट, बट हमारे जो टीचर हैं उस हवाले से उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, बच्चों की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, पर इसके साथ ही अभी एग्जाम पेपर जो होगा वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। अब एक एग्जाम जो होता है पहले पैप की जानिब से उसे तैयार किया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, वो प्रैक्टिस एग्जाम होता है कि आया इस क्लास के बच्चों ने इसमें कितने मार्क्स लिए हैं। फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि 100 में से सिर्फ 20 बच्चे ही इसे कर पाए हैं इस सवाल को, या 100 में से 30-40 बच्चे कर पाए हैं, तो उसके बाद दोबारा पेपर डिजाइन किया जाता है। और आया अगर बहुत ही कम परसेंटेज रहती है जैसे 20, 30, 40, तो ये टीचर की क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया है, जो बच्चा ये कर ही नहीं पा रहा। कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस का बच्चों को जवाब देने में इंतहाई मुश्किल होती है और उसका रीजन ये होता है कि बच्चों को उस तरह पढ़ाया नहीं जाता। जब तक एक उस्ताद जो है अपने किरदार सही तरह अदा नहीं करेगा, और उस्ताद अपना किरदार सही तरह किस तरह अदा करेगा, वो इस तरह अदा करेगा जब उसको खुद चीजों का पता होगा। करिकुलम चेंज कर दिया, टीचर को नॉलेज नहीं है उसके बारे में, ट्रेनिंग्स नहीं होंगी तो नहीं होगा। पर अभी हमने पिछले दौरान देखा है कि काफी ज्यादा कायद अकेडमी के ज़रिए तमाम ट्रेनिंग दी जा रही है टीचर्स को डिफरेंट सेशंस के थ्रू। पर जो इससे पहले क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हुआ था, बच्चों का साल स्टार्ट हो गया था, तो उसमें बच्चों को जो होमवर्क दिया गया, अब उस होमवर्क में से एग्जाम्स तो होने हैं, तो पहला एग्जाम्स का रिजल्ट डाउट है अभी भी कि बच्चों कैसे देंगे। फर्स्ट टर्म का जो उनका रिजल्ट है वो किस तरह आएगा, पर टीचर्स की ट्रेनिंग मुसलसल की जा रही है डिफरेंट सेशंस के साथ। और बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये भी ऑर्डर्स हैं कि ना सिर्फ सरकारी स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए कि प्राइवेट स्कूल्स के भी टीचर की ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि करिकुलम सेम पढ़ाया जा रहा है। रूल है एक कि आपने प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाना है, जो भी प्राइवेट स्कूल एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ा रहे हैं या एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो वो कानूनन जुर्म ही है। वो जब तक अभी हम वही बात करते हैं जिस तरह एक माफिया प्राइवेट के हवाले से बात करें ना, तो बैठा हुआ है कि वो इस चीज को उस तरीके से नहीं हम देख रहे हैं कि करने दे रहा। और फिर वही बात आ जाती है कि कंपटीशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब लोगों की जो कोशिश है वो यही होती है कि अच्छा फीसेज आपकी बेतहाशा आपसे ली जाती हैं, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की फीसेज आप चेक कर लें, एक बच्चे की फीस होगी आपकी 25,000, 30,000 महाना, फिर आपकी जो एक्टिविटीज उनसे वो अलहदा, स्पोर्ट्स डे, आज ये वाला डे है, ये डे है, आज प्लान डे है, आज एक्टिविटी हो रही है, आज आपका आर्ट का है, तो उसमें भी जो है आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको
देनी पड़ रही होती हैं, पे करनी पड़ रही होती हैं। तो आज के दौर में तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल है। हाँ। एक किंडरगार्टन का बच्चे की फीस तकरीबन अच्छे स्कूल में पढ़ाओ तो 15-20 हज़ार है किंडरगार्टन के बच्चे की। ऐसे ही है। अब तो ये बहुत ज्यादा, एक तो महंगाई भी बढ़ी, फिर उसके साथ साथ फिर आपकी एजुकेशन भी महंगी, महंगी। हर चीज जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो भी जाती है। अच्छा जी, मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही जो है अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। सुहीरा हमारे साथ मौजूद हैं, सुहीरा से जानते हैं। सुहीरा, आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, अगर आपको मुल्तान शहर के मौसम का अहवाल बताएं तो आज मुल्तान का मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। सुबह से ठंडी हवा चल रही है जिसकी वजह से दर्जा हरारत में वाज़े कमी महसूस की जा रही है। आसमान पर हल्के बादल भी छाए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो शहरियों ने तेज़ धूप और शदीद गर्म मौसम का सामना जो है वो किया था। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, अलबत्ता बारिश का कोई इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया है। ठंडी हवा चलने की वजह से शहरी जो है वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी और हबस के बाद अगर हवा चले तो मौसम जो है वो खासा खुशगवार महसूस होता है। दर्जा हरारत आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सुहीरा आपका। और इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप बात कर रहा हूँ हरीमिया खान से। जी जी। और मैं एज अ पीएचडी काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलोनी स्कूल। एक्चुअली इसमें अभी डिस्कशन हो रही थी स्कूल में, एक चीज नोटेबल है कि हमारे जो सिंगल नेशनल करिकुलम जो नया अपडेट आया था 2 साल पहले, उसमें क्लास 1 हम जब इसी लेवल पे या केजी के स्टूडेंट्स को अल्फाबेट सिखाते हैं, फोनेटिक्स सिखाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन क्लास 1 में हम जो बुक्स देख रहे हैं 1 क्लास को, उसका चैप्टर 1 से ही मतलब बकायदा राइटिंग आ जाती है, बकायदा उसमें जो है वो सबक शुरू हो जाते हैं, जो बच्चे की साइकोलॉजिकली और एक जो मेंटल लर्निंग होती है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो उसके ऊपर कवर कर सके। और आई हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद वेरियस टीचर्स हु आर डीलिंग विद फर्स्ट क्लास, तो सबका एक ही कंसर्न है कि कम से कम एक होता है कि आप उसमें तीन अल्फाबेट्स का या 2 अल्फाबेट्स के जोड़ जो होता है फोनेटिक्स के, वो बच्चे को कम से कम सिखाएं। उसे वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए, CH हो गया, CK हो गया, TCH, इस तरह जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, इस तरह की कोई बच्चे को नहीं सिखाई जा रही। उसका जो चैप्टर 1 शुरू हो रहा है इंग्लिश का, तो वो बकायदा कोई 1.5 से 2 सफ़े का और हार्ड वर्ड है उसके अंदर, जो एटलीस्ट के 5 या 4th क्लास में बच्चों को हम सिखाते हैं। एज़ का इस्तेमाल है, इज़-एम-आर का इस्तेमाल है, तो वो या तो केजी पे भी इसी लेवल पे ले जाएं, केजी में हम बच्चे को उस लेवल पे ट्रेन कर सकें। ठीक है, ठीक है, मुझे हमें आपकी बात समझ आ गई है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अच्छा, हाँ बोलिए। आसमा, हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया था, एक रिपोर्ट भी मैंने बनाई थी, बाकायदा टीचर्स ने खुद इंटरव्यू दिया गवर्नमेंट स्कूल्स के। उन्होंने कहा इंग्लिश की टीचर की अगर हम बात करें, क्योंकि ये इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक को सेम बुक में कर दिया गया, जो कि पढ़ाना मुश्किल है, और लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक की स्पेशलाइजेशन अलग अलग होती है। एक टीचर ने MA इंग्लिश किया हुआ तो उसने MA इंग्लिश है, पर उसने लिंग्विस्टिक में नहीं किया हुआ स्पेशलाइजेशन। आपने किताब में लिंग्विस्टिक की चीजें दे दी हैं और वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स के हाथ में पढ़ा दी जिन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई, ना ही कोई टीचिंग के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने ECE रूम्स बनाया बाकायदा, जो बच्चे जो छोटे होते हैं पढ़ते हैं। अब KG में उनको वो बुक्स तो दे दी गई हैं, वो 6-6 हज़ार की कोई बुक्स हैं, वो ज़्यादा मतलब हमने इस पे पैकेजेस भी किए थे उन रूम्स पे भी बाकायदा। पर उसके बाद जैसे ही बच्चा 1 क्लास में जाता है, क्योंकि करिकुलम चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से
सारा ही एक बुक में एक नई डाइवर्जन और नई चीजें उसमें है, ना सिर्फ इंग्लिश की किताब में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए, 6th क्लास की कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जैसे जीमेल कैसे बनाते हैं, क्या है जीमेल क्या नहीं है। बच्चे को उस वक्त अंदाजा नहीं है कि जीमेल क्या है, पहले उसको बेसिक्स नहीं पता, कंप्यूटर के कंप्यूटर यूजेज नहीं पता। और क्या गवर्नमेंट स्कूल्स के सारे कंप्यूटर लैब्स काम कर रहे हैं, और क्या गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, क्या आईटी के सिर्फ एक टीचर है पूरे स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में एक आईटी का टीचर है, वो सारी क्लासेस को नहीं पढ़ा सकता। अब इसमें ऐसा होता है कि केमिस्ट्री की टीचर को दे दिया हमने एक सब्जेक्ट, इंग्लिश की टीचर को दे दिया कंप्यूटर से। क्या कंप्यूटर का जो बुक है जो डिजाइन की गई है स्पेशली कंप्यूटर को लेके, इंग्लिश की टीचर पढ़ा सकेगी? नहीं। आपने करिकुलम एकदम चेंज कर दिया, ना ही आपने टीचर्स के बारे में सोचा, ना ही आपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा। टीचर्स का शिकवा ये है कि हमें ना ही ट्रेनिंग दी गई, ना ही एकदम टफ सिलेबस पकड़ा दिया गया। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा, अगर नताइज में कोई कमी पेशी होती है तो टीचर्स की पूछगछ पहले होगी। टीचर्स अपनी जगह सही है। अब आप इंग्लिश के टीचर की बात करें, जो स्पेशलाइज्ड टीचर नहीं है वो कैसे पढ़ाएगा? लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज में इतना फर्क है कि बच्चे की किताब बिल्कुल ही तब्दील है, और बच्चा क्या टीचर खुद नहीं समझ पा रहा कि ये दोनों चीजें क्या है। वही ना बात यही कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी अब बहुत ज़्यादा तब्दीलियां लाई गई हैं, तो समझ में नहीं आता, बच्चे भी कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा जी, मजीद भी इस पे बात करते हैं। सर से जानते हैं सर, जिस तरह हमने बात की कि इस टाइम हम देखते हैं कि ज़िंदगी के जो है लाइफ पार्टनर में, इसी पे मजीद बात करेंगे कि आपको इस हवाले से क्या होगा कि आपके लिए कौन सा शख्स जो है वो बेहतरीन है, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए लॉयल है, तो ये कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है? क्योंकि आजकल तो वैसे हम देखें तो प्रॉब्लम्स, हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और किसी को जानना, किसी को पहचानना ये बड़ा मुश्किल हो गया। देखिए आसमा, हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन रिश्तों से हमारा वास्ता है, घर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, माँ बाप भी हैं, आपकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, कोई एक आध भाई भी साथ रहता है, तो ये एक घर है जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम है। फिर आप ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ मुख्तलिफ कोलीग्स हैं, बॉस है, वहाँ आप काम करते हैं। फिर आप कहीं और किसी काम से जाते हैं तो वहाँ भी एक हमारा हर रोज़ अफराद से, इंसानों से वास्ता है। अब यहाँ बहुत सारे मुख्तलिफ मिजाजों के लोगों से हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है। बिल्कुल। वैसे घर में हैं तो मैं ये कहा करता हूँ कि अगर तो आप घर की हकीकत को समझें और शऊरी तौर पर इसको सीखें तो आप एक बेहतरीन इंसान साबित हो सकते हैं। आपके खैर हम पता है होता क्या है हमारे साथ, हम जिन लोगों के साथ जी रहे होते हैं, जिंदगी गुजार होते हैं, हम उनको समझने की कोशिश नहीं करते, और वो बेहतरीन भी हमारे लिए बदतरीन बन जाता है, और जो बदतरीन है हम चूंकि समझते नहीं है वो हमारे लिए बेहतरीन बन जाता है। तो ये थोड़ी बहुत इंसानी रिश्तों की समझबूझ इंसान को हासिल होनी चाहिए, शऊरी तौर पर, जज्बाती तौर पर नहीं। हम जज्बाती तौर पर किसी से मुतासिर होते हैं, हम एक रिश्ता डेवलप करते हैं और इतना आगे चले जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये बेहतरीन था हमारे लिए या बदतरीन। वक्ती मफाद जो है, वक्ती फायदा जो है, वो हमें ये बताता है कि इससे फायदा हो रहा है मुझे, ये मेरे लिए फायदामंद है, ये मेरे लिए सूदमंद है, ये मेरे लिए नफा बख्श है, इससे जुड़ जाओ। और जैसे ही फायदा, नफा या इस्तिफादे से कमी होती है तो आप फिर उससे दूर हो जाते हैं। ये वक्ती फायदे के रिश्ते हैं जो बेहतरीन शुरू में लगते हैं, बाद में बदतरीन भी हो जाते हैं। आप अगर किसी से फायदा उठा रहे होते हैं तो वो भी आपसे फायदा उठा रहा होता है, तो हम दोनों के मफाद मुश्तरका होते हैं, वाबस्ता होते हैं। अभी तो यही दौर आ गया ना कि Exactly. उस तरीके और फिर यही होता है कि जो ताकत में ज्यादा है, सलाहियत में ज्यादा है, अहलियत और काबिलियत में ज्यादा है, वो अपने से कम मर्तबे, कम सलाहियत के आदमी को इस्तेमाल करता है। जैसे टिश्यू को आप इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। अब रिश्तों को भी ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि घर हो, दफ्तर हो, इदारा हो, वहां आपको इत्तेदाल के साथ रहना चाहिए, बैलेंस लाइफ गुजारनी चाहिए। आप अगर खैर खा हैं तो दूसरे खैर खा नहीं हो सकते, ये शर्त नहीं है। आपको अपनी खैर खाई नहीं छोड़नी चाहिए। आपने यकीनन ये किस्सा सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि एक बिच्छू को नहर पार करनी थी, तो वो कछुए की मदद लेता है, और जब वो बिच्छू उस कछुए पर बैठता है, बीच दरिया के या बीच नदी के या बीच नहर के, वो बिच्छू उसको डंक मारता है। तो कहता है ये क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ भला किया है, तुम्हें नदी पार करवा रहा हूँ। और उसने कहा ये डंक मारना मेरी आदत है, मैं डंक मारता हूँ।
तो फिर कछुए ने भी गौते खाना शुरू कर दिए, वो भी कलाबाजियां खाने लग गया उस पानी में। तो ये क्या कर सके, ये मेरी भी आदत है। तो हम सब लोगों की कुछ आदत हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर मैं इसके साथ भलाई कर रहा हूँ, अच्छाई कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे साथ अच्छाई करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप ये देखें कि हमारे घरों में मियां बीवी के दरमियान सबसे बड़ा झगड़ा होता है, सबसे बड़ी नाराजगी होती है हर वक्त। मैं तो ऐसी शायद हूँ बहुत सारी जगहों पर कि कोई दिन ऐसा नहीं, कोई सुबह ऐसा नहीं, कोई झगड़ा ना होता हो। कोई यानी वो ये है कि हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया होता। रिश्ते चलते हैं एक्सेप्टेंस से। भी तो आपकी बहुत ज्यादा जुड़ जाती है ना, एक्सपेक्टेशंस भी आपकी बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशन को कम करना चाहिए, कम रखना चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस की तरफ आना चाहिए। देखें, हम जब एक्सपेक्टेशन इंसानों से बहुत ज्यादा वाबस्ता कर लेते हैं ना, ये उदासियां, ये दुख, ये गम, ये परेशानियां, ये इसी सबब आती है कि हम इतनी बड़ी तवक्कुआत इंसानों से वाबस्ता कर लेते हैं, अपने जैसों से। उसके लिए जरूरी है कि आप खुद कुछ करना सीखें। मेरे एक और भी कहना ये होता है कि अक्सर जो प्रोग्राम्स होते हैं मैं उनमें गुफ्तगू करता हूं कि हमने जिंदगी गुजारने का ढंग सीखा भी नहीं है। हमने किसी ऐसी हस्ती को अपना आइडियल ही नहीं बनाया कि जिसकी जिंदगी कामयाब हो। हम रोज नए ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों के पीछे वो ख्वाब शराब होते हैं, हम उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। हम बैठकर, मैं फिर माजरत के साथ कहूँगा, दुनिया में अगर इंसानों में किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी है तो मैच्योरिटी की है, संजीदगी की है। हम संजीदगी से चीजों को देखते नहीं है, सोचते नहीं है, गौर और फिक्र नहीं करते, हम बस जज्बात के तहत जीते हैं। आप ये देखिए ना, एक शख्स बड़े इदारे में पढ़ा है, किसी बड़े मदरसे में पढ़ा है, बहुत ज्यादा दीन के लिए वक्त भी लगाया, वो उतना ही गैर महज़ब होता है, वो उतना ही गैर शाइस्ता होता है, वो उतना ही जल्दी नाराज होने वाला था, उतना ही जल्दी गुस्सा करने वाला था। मैं ऐसे शख्स को जो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आया हो और वो गैर महज़ब हो, उसे गुफ्तगू के आदाब ना आते हों और वो जरा सी बात पर इश्ताल में आ जाता हो, भड़क उठता हो, मैं उसको इंसान नहीं समझता। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग भी दिया है। दिल्ली में एक दफ़ा नुमाइश लगी, वहाँ एक स्टॉल माचिस की तीलियों का भी था। तो माचिस की तीलियों के स्टॉल पर लिखा था, ये माचिस की तीली है, ये जरा सी रगड़ पे भड़क उठती है और आग जला देती है। जबकि ये एक इंसान है जिसके पास अल्लाह ने दिमाग भी दिया, ये जरा सी रगड़ पर इश्ताल में नहीं आता, गुस्से में नहीं आता। तो जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा सवाल गया था, आपके सवाल के बीच में ये बात मैं सेकंड कर रहा हूँ कि हम में से बेहतरीन कौन है, तो आपसे सल्लल्लाहु जिसका अखलाक अच्छा है। और आपसे पूछा गया हम में से बदतरीन कौन है, आपने कहा जिसका अखलाक बुरा है। अब देखिए, ये बात समझने के लिए किसी एमएससी की, किसी पीएचडी की जरूरत नहीं है, किसी एमफिल की जरूरत नहीं है, स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा कुलिया बता दिया कि तुम में से बेहतरीन ये है और तुम में से बदतरीन ये है। तो हम बेहतरीन की कोशिश ही नहीं करते। मैं तो ये कहता हूं कि हमें शौरी तौर पर सुबह उठकर कॉपी पेन अपने पास रखना चाहिए और खुद को कहना चाहिए कि मैं बेहतरीन इंसान हूं। ये अफर्मेशंस हैं, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्लेस्ड, आई कैन डू एवरीथिंग। वहां ये भी कहें कि मेरा आज का दिन बेहतरीन दिन होना चाहिए, मेरा आज का जो सारा दिन है मैं इसको बेहतरीन अंदाज में गुजारूंगा। अपनी तारीफ भी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये अफर्मेशन है, ये एजुकेशन है, इसकी ट्रेनिंग ली जाती है। एक सेशन 25-30 हज़ार रुपए का होता है। वो ये वहाँ ये सिखाया जाता है कि आप सुबह उठें तो शीशे के सामने खड़े होके, आईने के सामने खड़े होके आप खुद को कहें, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्मार्ट, आई कैन डू एवरीथिंग। यानी जब आप खुद को अच्छा, ये वाइब्स हैं, अच्छी, हम बड़े प्यारे हैं। हाँ बहुत है, ये अच्छाई की वाइब्स है। हम क्या कहते हैं जी, मैं तो निकम्मा हूँ जी, मैं तो घटिया इंसान हूँ, मैं तो गली का कूड़ा रूड़ा हूँ। और भाई तुम्हें तो अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। तुम अच्छे देखें, जिंदगी जीने का आर्ट हमें सीखना होगा और उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं कि हमें अपनी प्रायोरिटी बनानी होगी, मुझे द बेस्ट होना है। आज दुनिया में वैल्यू उन्हीं कौमों की है, इज्जत उन्हीं अफराद की है, कंपनियों में, इदारों में जो दी बेस्ट परफॉर्म करते हैं। जी, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ स्टीम प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि उसके जरिए स्कूलों में कैसे काम हो रहा है। अलिशा, बेसिकली ये है कि इसमें तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी असाइन की गई थी स्कूलों में,
जिसके फोकल पर्सन मुंतखब किए गए थे। स्टीम प्रोजेक्ट्स में भी यही था, जो इन्होंने करिकुलम नया डिज़ाइन किया था उस हवाले से प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। फॉर एग्जांपल अगर साइंस के प्रोजेक्ट थे तो उसमें केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स को टच किया गया था, उनको प्रैक्टिकल उनके करवाने के लिए, ताकि बच्चे खुद भी थोड़ी बहुत इनोवेशंस करें। और छुट्टियों से पहले एक इवेंट भी मुनक्किद हुआ था 4-5 रोज़ा, तो उसमें एक दिन रखा गया था जिसमें बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की थी। अब स्टीम में पहले ये था कि पिछले साल का जो था वो स्टेम था और इस साल स्टीम था। पिछले साल आर्ट्स को शामिल ही नहीं किया गया था, तो इस साल डिपार्टमेंट की जानिब से डिसाइड किया गया नहीं, आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी शामिल किया जाएगा, तो उस हवाले से भी आर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ शामिल की गई थी। ये बच्चों के लिए इसलिए रखा गया था क्योंकि एकदम करिकुलम चेंज हुआ है, तो ये एक्टिविटीज़ ऐड की गई थी ताकि बच्चों को इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी पढ़ाया जा सके, किताब से रिलेटेड ही चीज़ें। पर इसमें भी एक फ्लॉ ये था कि टीचर्स कहते थे कि हमें मुश्किल हो रही है इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने में बच्चों को, क्योंकि जब तक बच्चा या टीचर खुद बुक को नहीं समझ पाएगा या बच्चे को नहीं समझा पाएगा, जैसे अभी हमें कॉलर ने भी बताया था कि एकदम से आप एक नए स्टेज पे जा रहे हो। और एक सबसे बड़ा फ्लॉ मैं आपको बताऊं कि इस करिकुलम का ये था कि उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया इस साल। माशियत इल्म की बुक को 2 बुक्स में कन्वर्ट किया गया है, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में। तो उन दोनों बुक्स को एक टीचर पढ़ा रहा है, जिसने 25 साल से एक टीचर पढ़ा रही हैं, जिन्होंने सिर्फ उर्दू में माशियत इल्म पढ़ाई है, और अब उनको 2 अंग्रेजी की किताबें पकड़ा दी गई हैं। तो उस हवाले से आप खुद सोचें कि टीचर को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैंने टीचर का इंटरव्यू लिया था, वो बाकायदा बता रही थी, खुद बता रही थी, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर बता रही थी, मैं गूगल पे पहले सर्च करती हूँ इन वर्ड्स के मीनिंग, कि बच्चे मुझसे क्लास में क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं क्या जवाब दूंगी। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर बच्चा मुझसे कुछ पूछता है तो मुझे पता ही नहीं है। आपने 2 बुक्स पकड़ा दी हैं एक टीचर को विदाउट ट्रेनिंग, और उस टीचर से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एकदम ही चेंज किया, बच्चा 5th तक उर्दू में पढ़ रहा है एक चीज, और आपने एकदम इंग्लिश में कर दिया 6 में। बहुत अच्छा जो करिकुलम है डिजाइन किया गया, इंटरनेशनली तौर पर डिजाइन किया गया हमारा करिकुलम जो है, पर बच्चों को समझने में और करने में बहुत मुश्किल आ रही है। या तो आप इस तरह से चीजें डिजाइन करें स्कूलों में टीचर्स की और स्टूडेंट की, या इस तरह से चीजें डिसाइड की जाएं ताकि टीचर्स को मसला ना हो पढ़ाने में, या करिकुलम से पहले टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती, फुल ट्रेनिंग के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, या कुछ ऐसी टीचर्स को हायर किया जाता है, नए टीचर्स को जो इन सिलेबस को लेके चल सके, या जो टीचर्स पहले से बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनसे थोड़ा सा मशवरा लिया जाता है, आया आपको क्या मुश्किल आएगी, ये किताब में हम ये चीज ऐड की है, आप हमें बताएं, ताकि उसी लिहाज से बहुत सारी चीजें जो डिस्कस होने वाली हैं। स्टीम प्रोजेक्ट बेसिकली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को पढ़ाना। गवर्नमेंट स्कूल में ये करना बहुत एक नया इनोवेशन टाइप है ये उनके लिए। और इस बार अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात करूं तो आप देखें मुल्तान में कोई ऐसा स्कूल नहीं है, मुल्तान सिटी के स्कूल्स की बात की जाए जो पहले होते थे शेल्टरलेस, बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। तो जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे या किसी भी वजह से, तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि वालिदैन चाहते हैं महंगाई की वजह से कि हम अपने बच्चे को दुकान पे भेजें, वो 1000 रुपए लाएगा, या स्कूल भेजें वो पढ़ के आएगा। फ्री किताबें, फ्री यूनिफॉर्म तो मिल रहा है, पर हमारे क्या फायदा होगा। अच्छा, ये दोनों एक अलग अलग डोमेन है जिसपे काम करने की इंतहाई जरूरत है, तभी बच्चे स्कूल आ सकेंगे। और जो इनरोलमेंट कैंपेन चल रही है, बेसिकली एक यूसी में स्टार्ट की है इनरोलमेंट कैंपेन, वो उनका एक प्रोजेक्ट है। अब उस यूसी में सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक घर जाके एजुकेशन डिपार्टमेंट के बंदे, ये एक बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक टीम बनाई गई है जो एक घर जाके पूछिए आपके घर में कितने अफराद हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, आया ये बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनका डाटा इकट्ठा करके लिया जा रहा है, और फिर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि इन बच्चों को स्कूल कैसे लाया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज भी है। चले हम कहते हैं कि काम स्टार्ट तो कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर अमल जो दरामद किया जाता है ना, वो चीजें जो है ना वो टफ होता है। वो टास्क हासिल कर ले तो फिर मेरे ख्याल में हमारे मसाइल भी काफी हद तक जो है वो हल हो सकते हैं। अच्छा खाजी साहब, जिस तरह हम अगर कोई डिसीजन तो ले लिया, सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हम जज्बाती लोग हैं, थोड़े इमोशनल, फौरन एक तो हमें जल्दी भी बहुत होती है ना डिसीजन लेने की, कि फौरन से डिसीजन ले लिया, कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाए जिंदगी में
जो आपको उसका आइडिया ना हो लेकिन वो आपके लिए गलत साबित हो जाए, तो फिर ऐसे फैसले को जो है वो बेहतर कैसे किया जा सकता है? मतलब आप अपनी उन चीज़ों को समटाइम हम मायूसी की तरफ भी चले जाते हैं और हम यही समझते हैं, फिर उसी चीज़ को उसी पे रहते हैं कि यार हो गया उसी पे, उसके नतीजे में सुसाइड भी कर लेते हैं फिर बाद में। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे जो हैं वो नफ्सियाती मसाइल भी हमारे हो जाते हैं। देखिए आसमा, सच्ची बात तो ये है कि ये बात हम बहुत बार यहाँ कर चुके हैं कि हमारे यहाँ तरबियत का फकदान है। हम तरबियत से महरूम हैं और हम मनफी सोच के हामिल ज़्यादा हैं। आज भी इस दुनिया में जो सबसे बड़ा शर है वो मनफी सोच है और जो सबसे बड़ी खैर है वो पॉजिटिव थिंकिंग है, मस्बत सोच है। असल में जब हम कोई फैसला कर रहे होते हैं ना तो हम जज्बात के, जिसको कहते हैं ना, जज्बात के सहारे, जज्बात की रो में बैठकर फैसला करते हैं। हम चीज़ों को ना बसन, अब ये स्कूल की यहाँ बात हो रही है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें सोचना नहीं सिखाते। जो बड़े इदारे हैं जिनकी आप अभी जिक्र कर रही थी, 25-30 हज़ार फीस है, वो बच्चों को खुद से सोचना सिखाते हैं। हम सोच समझ से आरी कौम हैं, हमें सोचना नहीं सिखाया गया। हमें सोच दी गई और हमें उस पर भागना होता है, हमें उस पर अमल करना होता है। गुजारिश ये है कि तरबियत की कमी है, मनफी सोच ज़्यादा है, मस्बत सोच कम है और मशवरे का तो रुझान ही नहीं है। हर बंदा ये होता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। देखिए मशवरे की बड़ी अहमियत है। जब आपको डिसीजन ले रहे होते हैं तो मैं ये कहा करता हूँ कि आप उस मौके पर ज़रूर उस शोबे के माहिर लोगों से मशवरा यूँ करें। अच्छा, हमारा मशवरा किससे होता है? घर बनवाना है तो किसी इंजीनियर से मशवरा नहीं होगा, किसी मोहल्ले के बुजुर्ग से मशवरा होगा। तो मैं कहता हूँ इस बुजुर्ग से मशवरा करने की निस्बत ज़रूरत है उस शोबे के माहिर से। आपको शादी करनी है, आपको दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है, आपको चौथी शादी करनी है, चौथी शादी करनी है, आपको बच्चों को स्कूल में बिठाना है, आपको अपना घर बनाना है, आप इसके लिए मशवरा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत है कि आप हर काम मशवरे से करते थे। हम मशवरा करना भी, हम इतने अपने आप को अक्ल कुल समझ लेते हैं, अक्ल सलीम समझ लेते हैं और बड़ा ही दाना और अरस्तु अफलातून समझ लेते हैं, मशवरा ही नहीं करते। और अगर मशवरा करते हैं तो रॉन्ग पर्सन से करते हैं, राइट पर्सन से नहीं करते। हमें ये चाहिए कि कोई जिंदगी का अहम, देखें अब फर्ज करें एक जीवन साथी ढूंढना है, किसी से शादी करनी है, कोई आपको ऑफर कर रहा है, वहां भी किसी से मशवरा जरूर करें कि इस वक्त ये पोजीशन है, वो पोजीशन साल बाद बदल जाती है, 6 माह बाद बदल जाती है। हमारी शादी के फैसले भी तो माँ बाप जो है वो बेहतरीन डिसीजन तो वैसे उन्हीं के पास होता है हमारे यहाँ तो यही है, मगर इस्लाम ये कहता है कि बच्चों से भी उनकी राय ली जाए, मुलाकात का मौका भी दिया जाए। देखिए हम चीज का एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख नहीं देखते। मैं आपको सॉरी टू से, हमारे ही शोबे की एक एंकर थी, उन्होंने जज्बाती होकर किसी से शादी किया, 1 महीना वो शादी नहीं चली। टीवी एंकर हैं और वो रोती थी, चिखती चलाती कि मेरे साथ क्या हो गया, जज्बात गिरोह में। तो उन्होंने किसी से मशवरा भी नहीं किया था, माँ बाप की भी नहीं सुनी। तो ऐसा होता है कि आपको दूर से अच्छी नजर आने वाली शय, खुश रंग नजर आने शय करीब जाने पर वैसी नहीं होती, श्राप होता है, दुख होता है। एग्जैक्टली। तो मेरा ये कहना है कि ये तरबियत का हिस्सा हो। टीम वर्क क्यों होता है? टीम वर्क की मुशावरत होती है, मशवरा होता है। तो तरबियत ये होनी चाहिए कि हमें सोचना सिखाया जाए, फिर उसके बाद हमें मुस्बत सोच सिखाई जाए, फिर हमको डिसीजन ले। और डिसीजन जब भी ले, हम कहते हैं ना, सियाने कहते हैं दीवार से भी मशवरा कर लेते चाहिए। आप उस वक्त जब आप कहीं घाटा करके, नुकसान करके किसी के पास जाते तो कहते हैं यार अब कर गया है, मशवरा करने पहले क्यों नहीं किया? वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद शानी, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शायर भी हैं, सराइकी शायर हैं बेसिकली, और इसके साथ साथ टिकटॉकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। इनकी शायरी भी आज सुनेंगे और थोड़ी इनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से भी जानेंगे कि आजकल जो है वो किन मौज़ूआत को लेकर ये जो है वो शायरी कर रहे हैं। और इस टाइम जिस तरह हम देखते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं उनका शायरी की तरफ कितना रुझान है, अदब के साथ जो है वो कितना लगाव है, और इस चीज़ को आगे किस तरह जारी रख सकते हैं, ये इनसे बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो शायरी के हवाले से आपसे बात कर लेते हैं ना कि इस टाइम आप सराइकी शायरी कर रहे हैं, तो कौन से मौज़ूआत को लेकर आप उस पर काम कर रहे हैं? जी वैसे तो मैं बेसिकल इनकलाबी शायर हूँ। जो टिकटॉक पर मेरी वीडियो आ रही हैं वो फनीज हैं, फनीज भी हैं, और वो फनीज शायरी इनकलाब में भी हैं। मिसाल के तौर पर सियासतदानों को टच कर लिया फनी में,
इनकलाब भी है, फ़नी भी है। तो इसके अलावा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सराइकी तराने जो अजमल साजिद साहब ने भी गाए हैं, अहमद नवाज छेना साहब ने भी गाए हैं, मुख्तलिफ और गुलकारों ने, और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शहजादा आसिफ अली गिलानी साहब उन्होंने भी गाए हैं। और जितने भी तकरीबन मेरे वसेब में सराइकी तराने चल रहे हैं वो मेरे लिखे हुए हैं। दिलो सराइकिस्तान मेरे बाबा दिलो सराइकिस्तान, सोबी मलिक ने गाए मेरे ढोल सराइकिस्तान दा मैं नाज करे मियां, असल लोग सराइकी सारी झोंक सराइकी, बहुत सारे तराने तकरीबन मेरे। अच्छा, सराइकी पे ही सारा काम किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी पे सारा काम किया। तो उर्दू पे जिस तरह होता है जाहिर सी बात है वो शौक किया था, उर्दू पे भी करते रहते हैं जी। तो अच्छा, कैसे शौक पैदा हुआ? क्या सोचा था कि इसी तरफ जाना है? क्योंकि वैसे ही तो ये खुदादाद सलाहियत होती है, बिल्कुल। आपको बस ये होता है कि खुद को पता चल जाता है कि हाँ ये अंदर मेरे अंदर क्वालिटी मौजूद है और मैं कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। मैं अक्सर बज़्म अदब हर प्राइमरी कॉलेज के मिडल हाई यूनिवर्सिटियां तक मैं हिस्सा गिंदा रही हूँ बज़्म अदब। मेरे को तो इनामात वगैरह भी मिलते हैं, मेरी आवाज़ भी अच्छी आई, तो लेकिन अल्लाह ताला ने कुदरती सलाहियत शहरी वाली भी बात छोड़ी आई। तो वल थोड़े बात भाई मैं कलाम लिख भी गिरना जेड़े वेले मैं अपने उस्ताद मोहतरम बकायदा शादी इख्तियार की थी तो वल मैं बकायदा शायरी का आगाज़ किया। तो फिर शायरी का जब आगाज़ किया तो कितने तारीफ आपको मिली सुनने को कि हाँ जी आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं? हमेशा तारीफ ही मिलती है। अच्छा, बस वैसे तो ये मैं समझती हूँ चाहे आर्टिस्ट हों चाहे शायर हों, जब उनकी भी जो असल खुशी होती है वो यही होती है कि वो जो कलाम पढ़ रहे हैं या वो अपना जो काम कर रहे हैं उनको सराहा जाए, तो यही सबसे उनकी आज़ाद की बात होती है। बिल्कुल यही होती है। सही। अच्छा, अभी जिस तरह हम लिखते हैं कि अदबी महफिलें उस तरह से नहीं हैं सही, ख़त्म नहीं हो, मैं ये कहूँगी कि कभी ख़त्म हो सकती हैं। आप अदबी महफिलों में अभी भी जाते हैं, कायम होती हैं, वहाँ शायरी अपनी किन किन शोरा के साथ आपने जो है वो अपनी शायरी सुनाई भी है, उस हवाले से भी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी मोटी किताबें 20 से ज़्यादा हैं लिखी हुई। मेरी बैठक ज़्यादातर शाकिर हुजैबादी साहब के साथ भी हुई है, अहमद खान तारिक साहब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके साथ कई बैठकें हैं। मैं वैसे जितने भी मुशायरे होते हैं ना, जितने तकरीबन मैं हर मुशायरे में हिस्सा लेता हूँ। अच्छा, हर मुशायरे में? हर मुशायरे में। अच्छा, और क्या मतलब जैसे आप मुशायरे में जाते हैं तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े शोरा मौजूद होते हैं, बिल्कुल। किससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? किसकी शायरी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? सूफी नजीबुल्लाह नादिश साहब, उनकी शायरी से आप मुतासिर हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या सुना रहे हैं? वैसे आपके मौज़ूआत को भी ज़रा देख लेते हैं ना, अभी क्या ये लेकर आए हैं हमारे नाज़रीन की? सबसे पहले एक हुसैन बंद है स्टैकी में, उसके बाद मैं बिजली के हवाले से थोड़ा सा कलाम गुनगुना के सुनाऊंगा। पाक हुसैन दी शान को देखो, करबल दे मैदान को देखो, पाक हुसैन दी शान को देखो, करबल दे मैदान को देखो, सांग उते हा सिर सैयद दा पढ़दा हा कुरान को देखो। तो बिजली के हवाले नाल मैं पिछली हमारा टिकटॉक पे वीडियो, आपने अवाम की दुखती रग पे ही हाथ रख दिया है। पिछली जी मैं वीडियो बना के टिकटॉक पे अपलोड की थी। एक साइड तो मेरे को ड्रिप लगी हुई है तो मेरा छोटा जिहा बाल और मेरे ते पक्का जलेंदा खड़े, तो मैं वो वीडियो बनाई है, वो वीडियो को कम से कम 5 मिलियन व्यूज। अच्छा जी हाँ, तो उनके उत्ते कोई मैसेज आपने वो किया होगा? जी हाँ, तो उनके उत्ते हज़ारों तादाद लोगों वीडियो बनाई है, बड़ी पसंद की थी है। वाह वाह, क्या बात है। और 50,000 ही आए? तो मेरा अपना बिल ये दसो तारा कितना बिल है? तकरीबन इतना ही है। सही देखा, तो 50,000 कोई वाल जोड़ा ना आपने शायरी है भरना पौने बिल। हाँ, इस मीटर काट हो जाना। सही है। इस दफा बिजली के बिल जो है वो आए हैं, उन्होंने सब जरा सही सबकी क्लास लगाई हुई है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हमारे साथ गेस्ट हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुंबल मौजूद हैं, स्किन एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा से भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब कितना बिल आया? हमने सोलर लगवा लिया इसलिए। क्या बात है, आपने जो है ना वो जान ही छुड़वा ली है कि जो है वो सोलर लगवाएं ताकि बिजली के बिलों से आप निजात पाए, है ना? जी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है वैसे सोलर सिस्टम का, ये जो हम आए दिन देखते हैं। खैर अब तो ये भी इसकी कीमतें भी आसमान पे चली गई हैं, और एक टाइम था शायद ये लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उस टाइम बहुत सस्ती थी, बहुत सारे लोगों ने इससे फायदा भी उठाया, और जो फायदा उठा गए वो तो रह गए फायदे में, और जो नहीं उठा सके वो इस दफा जो है पछता रहे हैं कि जी इससे फायदा उठाना चाहिए था।
अच्छा, इसके साथ ही आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साहिबा से, आज हम बात करेंगे फेशियल्स पे, क्योंकि स्किन आपको पता है कि मौसम ऐसा है, जब आप समर की बात करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा, हम देखते हैं एक्नी भी होती है, फिर जैसे कि मौसम अभी चल रहा है सावन का, तो इसमें भी आपकी स्किन की जो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है कि नीट एंड क्लीन रहे बिल्कुल। अच्छा, हमारी खवातीन को शौक भी है ना, यहाँ पर हम जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि हम चिट्टे नजर आए और आपकी स्किन ऐसे ग्लो करे, ग्लासी आपकी स्किन हो, खूबसूरत, नीट एंड क्लीन। खैर ये हक भी है मेरे ख्याल में हर लेकिन मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाइट की तमन्ना करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको एक कॉम्प्लेक्शन दिया है, मतलब आपको उसके अंदर है कि अगर आपकी स्किन हेल्दी है, क्लीन है, ग्लो कर रही है, छाइयों दाग धब्बों से पाक है, तो अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए आपको उसी में। यह है कि नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। अच्छा, बड़ी कम खवातीन होती हैं जिनकी स्किन माशाल्लाह ना, उनको वो कुछ भी नहीं कर रही होती, लेकिन उनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है, बड़ी हेल्दी स्किन होती है। लेकिन हम अभी जो देखते हैं वो ज्यादा मोस्टली जो खवातीन का आता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना, फेशियल्स कितने जरूरी हैं मतलब स्किन के लिए? बेसिकली ऐसा है कि जैसे अब सिंपल हम पॉलर से फेशियल लेते हैं और सिंपल हम जैसे हाइड्रा लेते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? पहले तो मैं बीइंग एन एस्थेटिक फिजिशियन ये बताती चलूँ। जो हम पॉलर से फेशियल लेते हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, जो केमिकल्स यूज़ होती हैं, वो हमारी स्किन के लिए डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ साइड इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि एक तो हमारी स्किन पतली हो जाती है उससे, और दूसरा उससे हमारी जो स्किन टोन होती है ना वो मज़ीद डार्क हो जाती है। हम जाते हैं फेशियल करवा के आ जाते हैं कि अच्छा हम तो मज़ीद चिट्टे होके आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो टाइम गुजरने के साथ साथ हम मज़ीद अपनी जो टोन होती है उससे डार्क कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्टेरॉइड होते हैं कि वो पहले तो उसी वक्त तो कर देते हैं, रंगत को निखार देते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ मजीद डल कर देते हैं कॉम्प्लेक्शन को। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनसे सबसे कि जैसे हम कहीं से भी जाके फेशियल ले लेते हैं बगैर सोचे समझें कि अच्छा ये तो हमें सस्ते रेट्स में दे रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी अपनी स्किन का इस तरह बेड़ा गर्क ना करें, उससे बेहतर है कि ना करवाएं। अगर आपने फेशियल करवाना है तो एक प्रॉपर जो है आप क्लिनिक से किसी डर्माटोलॉजिस्ट के अंडर या फिर कोई एस्थेटिक फिजिशियन के अंडर आप करवाएं, प्रॉपर फेशियल लें। और आजकल जैसे आप लोग सुन रहे होंगे मेडिकेटेड फेशियल आ रहे हैं हाइड्रा फेशियल्स के नाम से, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं नीट एंड क्लीनिंग के लिए। मतलब प्रॉपर जैसे आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हेल्दी लगे, नीट लगे, ग्लो करे, तो वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, इसके साथ क्योंकि हम ये तो अभी लेटेस्ट जो है वो आया, हाइड्रा आ गया, आपका फेशियल जो है उस पर काफ़ी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जितना जिद्दत आती जा रही है, चीज़ें भी आसान होती जा रही हैं, और लोगों का रुझान भी इस तरफ हम देखते हैं, खवातीन का स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जाहिर सी बात है खूबसूरत दिखना, और आपको ये होता है कि अपनी खूबसूरती को बरकरार भी कैसे रखना है, इसका ख्याल भी कैसे रखना है। वैसे तो आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बड़ी महंगी हो गई है, ऐसे कि हमारा कितना वैसे हुकूमत की तरफ से हमारे ऊपर जुल्म है, ऐसा है कि नहीं है? तो लेकिन उसके साथ जाहिर सी बात है कि उसकी जरूरत तो आपको पड़ती है। अच्छा, फिर आपकी स्किन के लिए हम ये देखते हैं कि पहले जैसे हम पॉलर्स वगैरह में जाते हैं तो डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो आपके साथ अटैच होते हैं कि अच्छा कौन सा वाइटनिंग है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। इसमें भी थोड़ा सा हमें गाइड करिएगा कि कौन सा जो फेशियल है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, अगर क्योंकि हम देखते हैं कि ये हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता हाइड्रा फेशियल का। तो अगर कोई इस तरह का जो फेशियल्स हैं जो अगर पॉलर में भी जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब अगर आप एक अच्छा क्लिनजर लेके अपने घर में भी रख लें और खुद क्लिनजिंग करें, जैसे रात को सोने से पहले आप डेली क्लिनजिंग करें, तो आपकी जैसे होती है ना ऊपर वाली डेड लेयर वो होने जैसे होते हैं ना एक्यूमुलेट हो जाती है, वो स्टार्ट नहीं होगी एक्यूमुलेशन। तो बेसिकली हाइड्रा में हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाली डेड लेयर होती है ना उसको रिमूव करते हैं। हमारी स्किन का अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस रखा है कि जो हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है ना वो शेड होती रहती है, मतलब 3 to 4 वीक्स लगते हैं, ऊपर वाली डेड लेयर जो होती है वो रिमूव होती है, नीचे से हेल्दी लेयर निकलती है। हाइड्रा में हम क्या करते हैं कि सक्शन एक टूल होता है, उसके जरिए हम मतलब स्लाइडिंग मूवमेंट से वो जो ऊपर वाली डेड लेयर होती है ना वो माइक्रोस्कोपिकली हम रिमूव कर देते हैं। तो फिर टाइम गुजरने के साथ साथ 3 वीक्स तक हमारी जो नीचे वाली जो हेल्दी लेयर होती है, जो ज़्यादा हेल्थी जिसकी होती है और जो जिसकी ग्लो भी अच्छी होती है, वो ऊपर आ जाती है। तो यानी कि हमें फिर अपना कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा लग रहा होता है और अच्छा ज़रा हमारी ब्राइटर लुक आ रही होती है। तो अगर हम घर में यूज़ करना चाहें तो सिंपल क्लिनजिंग ही काफ़ी होती है कि अगर हम डेली बेसिस पे करें तो, बजाय ये कि हम स्टीरॉइड्स यूज करें या कोई ऐसी ब्लीचिंग एजेंट यूज करें, उससे बेहतर है कि आप सिंपल क्लींजिंग पे रहें। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर फेशियल करवाने गए हैं उससे पहले हमने स्किन पॉलिश लाजमी करवानी होती है। नहीं अच्छा, हम कहते हैं स्किन पॉलिश होगी ताकि आपकी जो है ना थोड़ा इफेक्ट अच्छा आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली तो हम जब भी पॉलर का देखते हैं तो वो सबसे पहले स्किन पॉलिश के साथ
स्किन पॉलिश विद आपका फेशियल होता है ऐसे। अच्छा, वो क्योंकि वही जो मैंने बात की थी कि गोरा चिट्टा दिखना और फौरन रिजल्ट चाहिए होता है, हमारी आवाम को फौरन चाहिए होता है कि बस हम वाइट लगे हैं कि नहीं। ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारी खवातीन आपके पास भी आती होंगी कि हाइड्रा फेशियल के हवाले से भी यही रहता है ना? जी, अच्छा, बहुत सारे लोग क्या जी हाइड्रा फेशियल करवाएंगे तो आप जो है वो गोरे हो जाएंगे, आपका जो है वो खूबसूरती, आप निखार पैदा होगा। तो इस हवाले से भी क्या है कि जस्ट नीट एंड क्लीन करती है या वाकई आपका रंग भी गोरा होता है? मतलब थोड़ा सा बेहतर कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, जो डीपर लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी होती है, आपका टेक्सचर अच्छा लगेगा स्किन का, जैसे आपका बम्पी हो चुका होता है, फाइन लाइंस आपकी थोड़ी रिमूव हो जाती हैं, मतलब जैसे इलास्टिसिटी होती है वो बेहतर हो जाती है। एज के साथ साथ हमारा जो कोलेजन होता है ना स्किन में, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है, कोलेजन की इंडक्शन को बूस्ट कर देता है, जिससे थोड़ी टाइट लगती है, हमारी यंग लगती है स्किन ना। तो ओवरऑल यानी कि टेक्सचर पे इफेक्ट करा होता है, हमारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करा होता है, डीप क्लीनिंग करा होता है। हाइड्रा फेशियल मतलब पानी के साथ हम इसको करते हैं, सीरम्स के साथ करते हैं। इसमें हम डिफरेंट सीरम्स ऐड करते हैं, विटामिन सी हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, जो कि हमारी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है। बेसिकली ये हेल्दी करता है, वाइटनिंग से ज़्यादा ये हेल्थ के लिए बेहतर होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोसीजर है वो कैसे आप स्टार्ट करती हैं? हाइड्रा फेशियल जाहिर सी बात है स्टार्ट, तो वो भी हमारे नाज़रीन से शेयर करें। जी, सबसे पहले हम डीप क्लीनिंग से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हम कहीं पे भी पार्लर में चले जाएं तो वो एक ही क्लेंजर होता है उनका, वो उठा के सारी स्किन टाइप्स पे लगा देती हैं। तो सबसे पहले मतलब आप किसी ट्रस्टेड जगह पे जाएं तो कम से कम आपको ये यकीन होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करी हैं हमारी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करी हैं, ठीक है ना। अगर हम ऑयली स्किन पे ड्राई स्किन वाला लगा दें तो वो नुकसानदेह होगा उल्टा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्किन की भी तो टाइप्स होती हैं, ऑयली है, ड्राई है, तो हमने स्किन टाइप के लिहाज से हर प्रोडक्ट यूज करनी होती है। तो सबसे पहले तो हम डीप क्लीनिंग करते हैं स्किन की, अच्छी तरह क्लेंजर से, अल्कोहल स्वैप से हम नीट कर देते हैं स्किन को। फिर उसके बाद हम आते हैं पील्स की तरफ। पील्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, एक सुपरफिशियल भी होती हैं, डीप भी होती हैं। हम ज़्यादा मोस्टली सुपरफिशियल यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा सेफ होती हैं। वो भी स्किन के अकॉर्डिंग कि अगर ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कम्बिनेशन स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है, उसके लिहाज से हम पील यूज़ करते हैं। पील भी यही करती है कि आपकी डेड लेयर को, ऊपर वाली जो होती है डेड लेयर, उसको माइक्रोस्कोपिकली रिमूव कर देती है और नीचे से आपकी हेल्दी लेयर आने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप हम सक्शनिंग करते हैं, जो अभी मैंने आपको जिक्र किया है। सक्शन अच्छी तरह स्लाइडिंग मूवमेंट से करते हैं। उसमें हम डेप्थ का ख्याल करते हैं कि कितनी डेप्थ होनी चाहिए और प्रेशर का। अगर आप किसी ऐसे अनाड़ी बंदे से करवा लें जाके, वो इतना स्वेयर कर देते हैं कि ब्रूसेस बढ़ जाते हैं और बहुत मतलब डीपर लेयर को छेड़ देते हैं। तो इसलिए हमेशा ट्रेन स्टाफ से करवाना चाहिए आपको ना। तो फिर उसके बाद हम स्क्रबिंग करते हैं, जिसमें हम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह को रिमूव कर देते हैं। फिर एक और न्यू टूल हमने अपने क्लिनिक में इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी टूल कहते हैं, जो इस वक्त मुल्तान में नहीं है। तो वो एक्नी प्रोन स्किन जिनकी होती है ना, यानी कि जितने भी आपके एक्नी के बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे रिमूव कर देते हैं आपकी स्किन से, ठीक है। फिर एक कोल्ड हैमर यूज़ करते हैं, जो कि ओपन पोर्स की रिडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद RF टूल्स होते हैं काफ़ी सारे, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी भी जिन्हें कहते हैं, जो स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे आइस के अराउंड मोस्टली हम लोग होते हैं सन ब्लॉक फेस पे लगाते हैं और आइस पे नहीं लगाते, जिसकी वजह से हमारी आइस की स्किन सैगी हो जाती है। आपने नोट किया होगा कि जो ऊपर वाली होती है वो थोड़ी जैसे ढलकी हुई स्किन होती है, उस तरह लग रही होती है। तो अब RF से क्या करते हैं, हम उसे टाइटनिंग कर देते हैं बेसिकली फेस की, और उसके बाद हम मास्क यूज़ करते हैं, तो मतलब अच्छा काफ़ी ग्लो आ जाता है स्किन से। तो हाइड्रा फेशियल जो है वो वाकई उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं जब आप इतने सारे अच्छी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, फिर इतने टूल्स का इस्तेमाल हो रहा हो, सीरम्स यूज कर रहे हैं आप, हाइलुरोनिक एसिड फौरन आपकी स्किन को प्लम्पी अपीयरेंस देता है। मतलब वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, आपकी आपकी जो डेड स्किन है, जो डेड लेयर है, उसको नीट एंड क्लीन करता है, ठीक हो गया। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ ही जो है जावेद साहब सिर्फ पार्लर में नहीं हो जिंदगी क्या नहीं है कदे ही नहीं गए अपनी शादी से तो तैयार थे हो सो घर अट्टे को शामिल आके मार लेने तो बस। अच्छा, चीकू से देने तकरीबन सही सही देसी टोट के इस्तेमाल करते हैं, ठीक ठीक या। अच्छा, इसके साथ साथ शायरी के हवाले से बात करूंगी। अभी अब क्या सुना रहे हैं मजीद? एक तो आपने बिजली का बिल हमें सुना दिया। अच्छा, मैं तकरीबन जितना मेरे कलाम में मेरी आवाज भी दर्द है, लेकिन उसका खिलना नहीं, उसका खिल तो मेरी आवाज दर्द को महसूस करेंगे, दर्द को महसूस करने, ताकि लोगों को पता चले कि कितनी सारे महंगाई का बुराने सारे इलाके सारे मुल्क कितने लोग महंगाई तो तंग आके खुदकुशी करेंगे, कितने लोग हुक्मराना को तंग है। इस टाइम तो वाकई तंग है इस टाइम तो जो हालात है, बस दुआ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਲਿਖੇ ਲੋਕ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਥींदे ਉਹ 1 ਕੇ 20 रुपए वाला 100 वाट वाला ਬੱਲਬ ਵੇਨ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ 30,000 ਵੱਲ ਬਣ के अपनी धीरियां वालियां भी चेसन अपना जेवर भी चेसन बन के बिल भरे थे लोगों को इतना शोर क्या नहीं कि लोग देखें कि अगर एनर्जी सेवर है 10 वाट का बल्ब है 12 वाट का बल्ब है जितना एक बल्ब 100 वाट का लगते उतना 10 बल्ब लग सकते हैं उतना 10 कमरे रोशन थी सकते हैं। अच्छा, इस पे बात करते हैं, आपकी शायरी भी सुनेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही जो है हम शायरी भी सुनते हैं। जी शुक्रिया। मैं हुण आपको हुक्मराना दे नाल ना एक गजल करंदा पे चांदी शारन डाकुआं ते चोरां किसे जोगा भी नहीं छोड़िया डाकुआं ते चोरां ज़ालिमां ने लहो साडे बुत दा न चोड़िया डाकुआं ते चोरां जिथे हर शै पैदा होवे ते फिर भी खलकत रोवे ओ मापे किवें हसन जिंदा बच्चा भूखा सोवे है तौबा वे तौबा साडे हुक्मराना सानू मिट्टी विच रोलिया डाकुआं ते चोरां डाकुआं ते चोरां किसे जोगा भी नहीं छोड़िया डाकुआं ते चोरां मैं फजरी कम ते जावां ते खाली मुड़ के आवां मेरे मौला किस जुर्म दियां मैनू मिलियां ने सजावां तौबा वे तौबा सारी उम्र मेहनत की टक्का भी नहीं जोड़िया डाकुआं ते चोरां डाकुआं ते चोरां किसे जोगा भी नहीं छोड़िया डाकुआं ते चोरां ज़ालिमां ने लहो साडे बुत दा न चोड़िया डाकुआं ते चोरां जिथे हर शै पैदा होवे ते फिर भी खलकत रोवे ओ मापे किवें हसन जिंदा बच्चा भूखा सोवे है तौबा वे तौबा साडे हुक्मराना सानू मिट्टी विच रोलिया डाकुआं ते चोरां डाकुआं ते चोरां किसे जोगा भी नहीं छोड़िया डाकुआं ते चोरां। वाह वाह वाह। अच्छा, ये कहीं हुक्मरान हमारे नाराज ही ना हो जाएं। आपने शायद अवाम जब अवाम नाराज है तो होते हैं तो होने दें, कोई मसला नहीं है कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, जाहिर सी बात है, नौजवान आपके दोस्त वगैरह भी शायरी को भी तो बड़ा एंजॉय करते होंगे, आपको बिल्कुल बिल्कुल फरमाइशें करते हैं। मेरे को इवें लगता है जो माहौल मेरे को फनी बनाना पड़ती और मैं गमगीन कहना शायरी गमगीन कह क्योंकि इतनी दुखती रग पे आपने लोगों के आवाम के मसाइल को उजागर किया हुआ है। मेरा बड़ा मशहूर रोड है टिकटॉक पे, मेरा अपना लिखा है, मैं तो लिखे ना होने वो कम अज कम उनते 5 मिलियन वीडियो बनी इतने सारे जो व्यूज आ जाते हैं या फॉलोअर्स आते हैं, वो किस तरह आते हैं? वीडियो अच्छी बनाओ। अच्छा, लोग क्या ख्याल रखना चाहिए? मतलब वीडियोस, ऐसी बात है हमारे यहाँ सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेंड है। सस्पेंस डालो ताकि लोग वीडियो को मुकम्मल देखें इसमें क्या है। अगर आप शायरी करते हैं तो उसमें दम डालो, वजन पाओ उनके ताकि लोग को वल देखें, उनको डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को दिखाएं कि शायरी अपने दोस्तों को ग्रुप में सेंड करें, व्हाट्सएप करें। पहली वीडियो कब वायरल हुई थी? मेरी पहली वीडियो तकरीबन 3 महीने पहले। और कितने व्यूज थे? 5 मिलियन। अच्छा, और फिर कैसा महसूस एक दिन में 80,000 फॉलोवर है। एक दिन में 80,000 फॉलोवर। अच्छा, मैंने उसी दिन टिकटॉक वीडियो बनाई है, उसी दिन मेरे 80,000 फॉलोवर है। मुझे 5 महीने थे तकरीबन टिकटॉक चलाने। अच्छा, तो अभी टोटल आपके कितने फॉलोवर्स हैं? 4 मिलियन। 4 मिलियन। और उसके साथ साथ क्या टिकटॉक पे फेम मिलता है या पैसे वगैरह अर्निंग भी आपको होती है? हमारी हो रही है अर्निंग। अच्छा, अर्निंग हो रही है। अच्छा खासा कमा रहे हैं आप? बिल्कुल, डॉलर्स में कमा रहे हैं ये। बस ठीक ठाक चल रहा है। सही है। अच्छा, मैं तक अपना फनी दा डोड़ा सुनाता हूं शायरी। जी जी। अच्छा जी, सुनाइए। मैं घर बैठा थी ते बर्तन रखी बैठा
ते मैं इल्तजा करने बैठा हूँ, शहरी दे विच इल्तजा कीती, बर्तन धोंदा भी बैठा ते शहरी भी पढ़दा बैठा हूँ। वाह वाह क्या बात है। देखो कितना एक इतने मैसेज है। ताबेदार आपने ताबेदारी दिखाई है ना कि हर काम में आप करे सा हैं। ये अगर ऐसी वीडियो बने सो शहरी दम पे सो आवाम को माहौल लिखे सो तो आवाम बल बल देखती। मतलब आजकल लोग इसको पसंद करते हैं, ट्रेंड के मुताबिक आप चलें। बिल्कुल। या अगर ट्रेंड अगर चल रहा है तो उसी पे ही चल पड़े। मेरा असल जो ट्रेंड है ना, मैं अपने आप को टिकटॉक से कुंवारा ज़ाहिर किया है। झूठ। लेकिन जो ट्रेंड चले हाँ भी रेडी भी होती बहन, शादियां भी हैं ना तारियां ढेर सारियां। नहीं दो शादियां ढेर सारियां ना कर दो। सही सही याद आ गया मुझे। अच्छा जी वही भी आपसे जाते हैं। इसके साथ ही सुंबल से जानते हैं। सुंबल हम स्किन के हवाले, अच्छा ठीक है पहले हम स्किन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जी फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में सब्जी और फलों की मार्केट में आज के ताज़ा भाव की बात की जाए तो महंगाई ने बादस्तूर सब्जी और फलों की मार्केट में पंजे गाड़ रखे हैं। सब्जी और फल जो हैं दीगर गुज़श्ता 2 दिनों में कीमतों में इजाफा देखने को मिला था, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशान नजर आते हैं। बात की जाए सब्जियों में, पहले अदरक जो है वो अभी भी 1000 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। लहसुन 320, लीमू कम से कम 160 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह बात की जाए मटर गैर मौसमी सब्ज़ी है और इन दिनों बाहर से मंगवाई जाती है और कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 480 रुपये फ़ी किलो की सतह तक पहुँची हुई है। इसी तरह बात करें अगर दीगर मौसमी सब्जियों की, जिसमें टिंडा 200 रुपये फ़ी किलो तक और इसके साथ टमाटर महंगा होकर 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह अरवी और भिंडी जो है वो 120 में, हरी मिर्च भी 120 रुपये फ़ी किलो में, आलू 100 में, जबकि प्याज 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आप मार्केट में दस्तयाब हैं। सब्जियों की कीमतों में गुज़श्ता एक हफ्ते में इजाफा ही देखने को मिला है, कमी देखने को नहीं मिल रही। टमाटर के एक महंगा होने की वजह ये भी बताई जा रही है कि इन दिनों ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इसका माल जो है वो कम आता है। फलों की बात करें तो फलों में अंगूर जो है वो 320 से 400 रुपये फ़ी किलो में और इसके साथ सेब जो है वो कम से कम 120 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अनार 320 में, केले जो हैं वो 160 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। फल बदस्तूर महंगे दामों दस्तयाब हैं। इसी तरह सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा है वो भी शहरियों के लिए परेशानी का बायस है। और इस हवाले से हमारी शहरियों से भी बात हुई, दुकानदारों से भी बात हुई। शहरियों का इस वाले से कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत को सब्ज़ी और फलों की कीमतों में दोबारा से इजाफे पर नोटिस लेना चाहिए और कीमतों को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि महंगाई ने ऑलरेडी ही आवाम को बहुत परेशान कर रखा है। तो 2 वक्त का खाना ही मुश्किल हो जाएगा, तो आम शहरी के लिए ज़िंदगी गुजारना जो है वो थोड़ी अजीरन होगी, जिसकी वजह से सब्ज़ी और फलों की मार्केट की जो महंगाई की लहर है वो शहरियों के लिए कुछ परेशानी का बायस बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और जिस तरह वो बात कर रहे थे कि सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो वाकई महंगाई की वजह से जो है इस टाइम हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो लिहाजा लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि सब्जियां और फल जो है वो आपके लिए सेहतमंद है, आप खाएंगे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। और इसके साथ साथ स्किन के हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह हम सन ब्लॉक, अभी मोस्टली बहुत ज़्यादा हम कहा जाता है कि सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसके हवाले से भी थोड़ा सा भी हमें बताइएगा कि सन ब्लॉक लगाना जो है वो कितना स्किन के लिए अच्छा है। बेसिकली मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि जैसे जिस एरिया में हम रह रहे हैं, मतलब यहाँ का थोड़ा क्लाइमेट जो होता है वो हॉट होता है, तो यहाँ पे सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ रही हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो थोड़े ठंडे इलाके में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं गर्म इलाके में रहते हैं। जो स्पेशली जो हमारे एशिया है, मतलब उसका थोड़ा क्लाइमेट जो है वो हॉट होता है। तो उसमें हम अपनी स्किन की एजिंग को एक ही तरीका है रोकने का, वो ये है कि हम सन ब्लॉक का अगर रेगुलर इस्तेमाल करें। ठीक है, सन ब्लॉक क्या करता है कि अब आपको पता है कि सूरज की शुआएं 2 तरह की होती हैं, मेनली जो होती हैं UVA, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी। हम मोस्टली जो है अल्ट्रावायलेट ए के लिए तो यूज़ कर लेते हैं सन ब्लॉक, लेकिन हमें बी का पता नहीं होता। तो हमें सन ब्लॉक लेते वक्त ये भी बात का ख्याल करना है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि नहीं, क्योंकि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है वो UVA के लिए भी बेहतर होता है और UVB के लिए भी बेहतर होता है। और दूसरी बात, हम सन ब्लॉक लेने से पहले हमें SPF देखना चाहिए। SPF मतलब होता है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, कि ये हमें कितने टाइम सूरज की छांव से बचा रहा है।
ठीक है। तो SPF जैसे 40 होता है, 50 होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम SPF 10 या 15 वाला लें तो वो इतना अच्छा नहीं होता, हमारी स्किन के लिए इतना मौसर नहीं होता, मतलब वो वैसे सूरज की छांव को नहीं रोक पा रहा होता। ठीक है, एक तो हमें SPF ज़्यादा लेना चाहिए, और दूसरा हमें कहीं पे भी बाहर जाने से पहले, जैसे अगर हम ज़्यादा तेज़ धूप में जा रहे हैं तो 15 मिनट्स या 20 मिनट्स पहले अप्लाई करें पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा रुके फिर जाएं। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट बाहर जाना है और आप फ़ौरन लगा के जा रहे हैं, वो सारी स्वेटनिंग हो जाएगी और वो सारा वो जो बह जाएगा। सन ब्लॉक, अच्छा इस पे भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह सन ब्लॉक के हवाले से भी, क्योंकि इसमें भी अब टाइप्स हैं, अच्छा एक्नी के लिए भी आपका डिफरेंट होगा, आपका जो है ऑयली स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, जैसे समर है तो समर में आपने कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि ये चीज़ नहीं देखी जाती कि अच्छा समर में कौन सा इस्तेमाल किया जाए, विंटर में कौन सा इस्तेमाल किया जाए जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा हो। और फिर साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी स्किन के हवाले से आप मैच भी नहीं करते आपकी स्किन टोन से, तो उनके हवाले से भी बताइए कि वो किस तरह का सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अब डिफरेंट टाइप्स के आ गए हैं, जैसे अब सन ब्लॉक में मतलब क्रीम की फॉर्म में भी है, जेल की फॉर्म में भी है, स्प्रे की फॉर्म में भी है और पाउडर की फॉर्म में भी है। ठीक है, अब जैसे जिनकी ऑयली स्किन होती है, जाहिर सी बात है उन्हें स्वेटनिंग ज़्यादा होती है, तो उन्हें जेल बेस्ड सन ब्लॉक जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और जिनकी ड्राई स्किन होती है वो क्रीम बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहिए। अगर आप रॉन्ग यूज़ करेंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि वो सारा स्वेटिंग से बह जाएगा। अगर वो आपकी स्किन पर टिकेगा ही नहीं तो आपको क्या फ़ायदा देगा। और दूसरी अहम बात कि हम जब सन ब्लॉक लगाते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ फेस को ज़रूरत है, लेकिन जो आपके एक्सपोज्ड एरिया हैं, जैसे कि आपके एयर्स हैं, आपका नेक है, आपके हैंड्स हैं, आपके आइज़ का नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, आपने लाजमी हर जगह लगाना है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि हम कितनी अमाउंट पे लगाएं। लोग होते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब जैसे एक डॉट लेके लगा दिया और वो समझते हैं कि ये एनफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 2 फिंगर्स फुल, यानी कि यहाँ से आप स्टार्ट करें ये पूरा आ रहा है और यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक, यानी कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में लगाना चाहिए कि वो अच्छी तरह आपके हर एरिया को कवर करे। सही। अच्छा, और हम यहाँ पे देखते हैं स्पेशली जैसे अभी स्कूल गोइंग बच्चे हो गए, बच्चियाँ हो गई स्पेशली, और जिस तरह कॉलेज के हवाले से भी यूनिवर्सिटी, तो उनको मस्ट है कि वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो लाजमी मोस्टली ये मिसकंसेप्शन है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, उनके लिए अलहदा से होता है, बच्चों का सन ब्लॉक अलहदा से होता है। तो अगर आप उन्हें अर्ली एज में ये आदत डेवलप करवा देते हैं कि आपने स्टार्ट में ही सन ब्लॉक का यूज़ करना है, तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी मोस्टली स्किन की डिजीज़ होती हैं, पिगमेंटेशन, एक्नी, मतलब ये सारा ये इसी वजह से हो रहा है कि सूरज की शुआएं जो डेंजरस हैं आप तक पहुँच रही हैं। अगर आप स्टार्ट से केयर करते हैं, सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, तो आपको स्किन के मसाइल सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना अगर जैसे ये UVB, UVA शुआएं होती हैं, वो मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके स्किन कैंसर्स का भी बाइस हो सकती हैं, अर्ली स्किन एजिंग हो सकती है, उससे हमारी टैंड हो सकती है स्किन। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों का कलर फेयर होता है और फिर टाइम के साथ साथ वो इतना ब्लैक हो जाता है कि यकीन ही नहीं आता। वो कहते हैं बचपन में तो ये बहुत गोरा था, अब पता नहीं इसके कलर को क्या हो गया। तो वो बेसिकली टैंड हो चुका होता है सूरज की छांव की वजह से। सम टाइम होता है कि आपकी जो बॉडी का कलर है और जो आपके फेस का कलर है मैच नहीं हो रहा होता, तो उसमें भी बड़ा फिर आप कहते हैं यार नहीं कलर तो हमारा फेयर था, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, एक तो हाइड्रा फेशियल हो गया, इसके अलावा कौन कौन से फेशियल्स हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं? जी, हम जो अपने क्लिनिक पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मतलब वो काफ़ी टाइप्स के हैं। जैसे अब क्लावर ट्रीटमेंट है और वो एंटी एजिंग भी होता है, जैसे कि फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह को रिमूव करता है, उसमें हेल्प करता है। और जो बेसिकली होता है ना कि आपकी स्किन को टाइट करे, कि आपकी यंग जो है वो स्किन नजर आए, और वो आए, तो वो उसमें हेल्पफुल होता है। आपके टेक्सचर को बेहतरीन कर देता है, बम्प्स जो होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। और उसके अलावा एक और हमने अब रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया है कार्बोक्सी फेशियल के नाम से। उसमें क्या होता है कि वो आपके जो ऑक्सीजन होता है ना, फेस के ऑक्सीजन, उसमें जो है वो हेल्पफुल होता है कि आपकी वो साइड सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेके आपके स्किन में इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका इंस्टेंट ब्राइटनिंग हो जाती है। और आपकी जो जैसे एक्नी प्रोन स्किन होती है उनमें हम स्पेशली वो रिकमेंड करते हैं, और एजिंग में हम वो रिकमेंड करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं कार्बोक्सी के।
सही। और उसके अलावा मेलानोपिल होता है, वो जैसे पिगमेंटेशन वगैरह के लिए यूज होता है। मतलब हर फेशियल की कैटेगरी है कि अगर आपके पास एक्नी स्किन का पेशेंट आ गया तो आप उसको उस टाइप का करेंगे, हाँ। छाइयों वाला आ गया तो आपको उस लिहाज से करेंगे। मतलब ये नहीं सब पे आप एक ही लगाते जाओ, ऐसा नहीं है। हर स्किन टाइप वो एक ही लगा देते हैं जी। चाहे आपका जो है वो आपका कलर उस तरीके से आपके छाइयां हैं, सब पे वही लगा रहे हैं। तो हर फेशियल मतलब स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। और इसमें एक और बात यह कि रेगुलर होना ज़रूरी है। जैसे हम कोई भी देसी टोटका भी करते हैं, कोई भी क्रीम लगाते हैं, अगर हम 1-2 दिन लगा के छोड़ दें तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। मतलब अगर हम उसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। इस तरह अगर हम फेशियल रेगुलर करवाते हैं, 3 सिटिंग्स लेते हैं एटलीस्ट, तो फिर जाके हमें अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। मतलब अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम जाएँ 1 सिटिंग में ही हम बस गोरे चिट्टे होके आ जाए, हमारी सारे पिगमेंटेशन भी चली जाए, सब कुछ चल जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर जो है वो लेना पड़ता है, साथ कम्बिनेशन ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। मतलब वो आपको फिर जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, सेशन आपको जो है लेने पड़ते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ख़वातीन के लिहाज से कि आपकी स्कार्स जो पड़ जाते हैं चेहरे के ऊपर स्पेशली, वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। खैर, छाइयाँ जो पड़ जाती हैं, झाइयाँ बढ़ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें जो हैं वो आपकी स्किन के ऊपर आ जाती हैं डिफरेंट उसमें। उसका कोई परमानेंट इलाज भी है, ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हैं, या जिस तरह हम कहते हैं परमानेंट हमें छुटकारा मिल जाए? जी ऐसा ही है, कोई भी चीज़ हो, अगर आप परमानेंट छुटकारा चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। ठीक है, मतलब 1-2 चीज़ें लाजमी है कि एक तो आपके पास इतना हो कि जाहिर सी बात है ये वाले जो प्रोसीजर्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, आपको थोड़ा अपना बजट भी रखना पड़ता है उसके लिए। दूसरा, आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, और तीसरा, ट्रस्ट चाहिए डॉक्टर पे कि अगर वो कर रहे हैं जो चीज़ें बता रहे हैं, जो प्रोसीजर्स कर रहे हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका बिल्कुल जैसे छाइयों से बिल्कुल ब्लैक छाइयाँ हो जाती हैं, तो वो भी माशाल्लाह रिकवर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और मतलब ये नहीं कि छाइयाँ ख़त्म नहीं हो सकती, मिसकंसेप्शन है ना ये कि छाइयाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट्स के साथ अगर आप रहें तो होता है, 5-6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हो जाती है मुकम्मल तौर पर ख़त्म। ये मसला हल हो गया। हाँ जी। सही है। अच्छा जी, अभी क्या सुनाने लगे? मुझे लगता है आप वेट में बैठे हुए हैं, अभी कुछ नया कलाम आप सुनाने लगे हैं। जी मैं तो हुक्म करो सामने या निकला भी सुना मर्जी है जेडे तारा कलाम तो सुनाना चाहो। मैं तकरीबन है कि गजल होती मेरे तकरीबन टाइम थोड़ा है, बिजली दे हवाले नाल तक सुनाना दिया। अच्छा, हुन वाल बिजली को क्योंकि लोग बड़े तंग, मेरे को बड़े मैसेज आंदे पे हुन तकरीबन एक दोस्त है, मतलब लोगों की पुरजोर फरमाइश पे आपके लिए। बिल्कुल, ते ए हुक्मराना को इल्तिजा है। वाह जी वाह, क्या बात है, आपने एक अर्जी जाहिर कर दी है। जब मैं पढ़ता हूँ मुस्कुराते क्यों हैं? मुझे आपकी वो शायरी कलाम है, जो लफ्ज हैं, वो जाहिर सी बात है तमाम लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं ना उससे, इसलिए मुझे मुस्कुराऊं ना तो फिर मैं क्या करूं? गीत जो गजल है वो अफसरदा है, हाँ गमगीन है, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कुल्लों पर बैठ कर ना मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया आपका, और इसके साथ ही डॉक्टर सुंबल आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं और फेशियल के हवाले से, स्किन के हवाले से जो है वो काफ़ी इस हवाले से डिस्कशन भी हुई, शायरी भी आपने सुनी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम जो है वो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।